हम ये जानेंगे कि वो जो गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है, उसके अंदर जो भ्रूण कोष बनता है वो कैसे बनता है, यानी बीजांड काय भ्रूण कोष को बनाता है और उसी से बनता है गुरु बीजाणु यानी अंड कोशिका। यानी पहले गुरु बीजाणु बनेगा फिर अंड कोशिका बनेगी। तो हम पढ़ेंगे एक अंड कोशिका कैसे बनती है, मतलब एक मादा युग्मक कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे हम, यानी भ्रूण कोष की संरचना। तो एक हेडिंग लिख रहा हूँ, उसको 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है उसके, आप लिख सकते हो, उसका नाम हेडिंग लिख सकते हो। आप क्या लिखेंगे, हम यहाँ तक है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखो ध्यान से, क्या पढ़ेंगे हम। अरे भ्रूण कोष की संरचना, या इसे हम कह सकते हैं आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय अवस्था, ठीक है। भ्रूण कोष की संरचना या आवर्ती पादपों में 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था, या कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, या मादा युग्मकोद्भिद। इसका मतलब होता है गैमेटोफाइट, मतलब अगुणित अवस्था। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व निर्माण, पूरी प्रोसेस बताऊंगे इसमें, है ना, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से क्या हुआ था। तो ये क्या है, ये तो मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका कैसे बनती है, ठीक है। अंड कोशिका कैसे बनती है, अंड कोशिका कैसे बनती है, हम ये पढ़ेंगे। तो हमने ये जाना था, देखो हमने ये पढ़ा था कि एक बार रियलाइज करा दो आपको क्या हुआ था। देखो इधर ये इस तरीके से होती थी, जिसको हम अंडा भी बोलते हैं। इसके यहाँ का जो भाग था इसे हम अंडा से बोलते थे। क्या बोलते थे, ये सुन लो, मत बोल रहे, मत बोल, अंडा से बोलते थे। और इसके अंदर होता था बीजांड। क्या होता था, बीजांड, ठीक है। अब इस बीजांड की हमने संरचना पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी इसकी संरचना, और हमने ऐसे जाना था प्रतीप बीजांड की संरचना, ठीक है। और ये इसके अंदर ऐसी संरचनाएं पढ़ी थी, इसको बोलते थे हम भ्रूण कोष। क्या बोलते थे, भ्रूण कोष। अब ये भ्रूण कोष कैसे बना, यही जानना है, ठीक है। तो देखो इसे भ्रूण कोष कैसे बना, तो ध्यान से देखो भ्रूण कोष कैसे बना। अब ये है, इस संरचना को यहां से आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहां समझा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, यहाँ की जितनी भी अंदर की जो कोशिकाएं थी, ये ध्यान से समझो, ध्यान सुनो। यहाँ इस बीजांड का जो केंद्रीय भाग था, इस केंद्रीय भाग की जितनी भी कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते थे, यानी इस संरचना को क्या बोलते थे, बीजांड काय। ध्यान से सुन लो एक एक चीज को। बीजांड काय यानी न्यूसिलस, ठीक है ना, न्यूसिलस। और ये एक प्रकार की कौन सी कोशिकाएं हुआ करती है, मृदुतक। कौन सी, गोरी गोरी थी, मृदुतक सेल्स, ठीक है, मृदुतक सेल। अरे ये जीवित सेल थी। अब ये जो कोशिका है ना, ये कोशिकाएं कन्वर्ट होती है, ये कोशिकाएं बदलती है, यानी विभाजित होती है, और बदल कर क्या करती है, एक प्रकार से बनाती है। अब पूरी प्रोसेस समझाऊं तो इसके अंदर की समझो, आप इसके अंदर की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, अंदर की, ठीक है, कंप्लीट। तो आप समझ जाना, यह है अंदर की, ये कोशिकाएं अंदर जो बदल जाएगी, ये बना लेगी एक प्रकार से ये कोशिकाएं, ठीक है, ये सेल्स ये बना लेगी आर्की स्पोरियल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं प्रसुप्सु कोशिकाएं, आद्य कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं आर्की स्पोरियल
सेल्स। इन्हें हम बोलते हैं आद्य या परपसु सेल्स, या हम बोल सकते हैं आद्य सेल्स बोल सकते हैं, या प्रारंभिक सेल्स बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा आगे, सुनो ध्यान से, एक ही चीज़ को समझो। ये कोशिकाएं फिर क्या होगी, एक प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी बीजाणुजन कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं में, मतलब ये कोशिकाएं जो ये सारी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं बनाएगी, ये सारा अक्सर समसूत्री विभाजन चल रहा है। क्या चल रहा है, यहाँ जितना भी विभाजन होता है वो सारा का सारा समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, याद रखना है। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्र संख्या आदि रह जाती है। अब ध्यान से समझो, इसको समझो। ये जो कोशिकाएं बना ली इन्हें हम बोलते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, बीजाणुजन सेल्स। ठीक है, बीजाणुजन सेल्स मतलब आर्किस्पोरी सेल्स जब डिवाइड होती है तो दो प्रकार की सेल्स बनाती है। एक तो बनाती है बीजाणुजन सेल्स जो केंद्रीय होती है, और कुछ कोशिकाएं क्या है ऐसे साइडों में बनती है अलग से, जिन्हें वित्तीय कोशिका बोलते हैं, यानी पेराइटल वित्तीय सेल बोलते हैं। इनकी गुणिता क्या होगी, 2n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये बीजाणुजन कोशिकाएं जो हैं, ये कोशिकाएं फिर क्या होगी, समसूत्री विभाजन करके ये कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एक सेल से समझाते एक ही बनाती है, मतलब तो एक सेल समझो ये बदल गई मात्र सेल में। किस में, तो आप एक सेल से समझो ये बदल गई मात्र सेल में, यानी MMC। जैसे हमने नर में पढ़ा था MMC, वहाँ पर बोलते थे माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पर गुरु बीजाणु कोशिकाएं होती है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, यानी मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या रे, मेगा स्पोर मदर सेल। इसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु, यहाँ लिख देता हूँ ना, गुरु बीजाणु। हैं, हाँ, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो मात्र तो लिख रहा हूँ, मात्र कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुणिता क्या है, अरे यार मात्र यानी मादा ही होती है, अब तो भी क्या बच्चों के जैसे कर रहा है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान से देखो, ये मात्र कोशिका, अब ये बाहर की संरचना है इसकी, और ये मात्र कोशिका करेगी अर्धसूत्री विभाजन और बनाएगी एक तो बड़ी कोशिका, ठीक है, और 3 ऐसी कोशिका बनाएगी। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन आपको ध्यान है कि 2 बार होता है, याद है ना, नहीं है कि याद, हाँ तो हाँ करो ना। कोशिका विभाजन नहीं पढ़ी, ये देखो यहाँ के कितने बनाने वाला, ऐसे देश का भविष्य। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर ये दिख रहा नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सुनो ध्यान से, इधर देखो, सुनो ध्यान से सुनो इधर। बीजांड का एक कोशिकाएं आर्किस्पोरी सेल बनाई, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाई, एक तो बीजाणुजन कोशिकाएं, एक वित्तीय कोशिकाएं। इन्हें स्पोरोजिनस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इन्हें, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, ये बनाई स्पोरोजिनस सेल्स, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, MMC, मतलब MMC बनाती है, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को बनाती है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका करेगी अर्धसूत्री विभाजन, और 2 बार होता है अर्धसूत्री, फर्स्ट और सेकंड। तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 सेल बनती है, 2 बार करेगी तो 4 सेल बन जाएगी। ठीक है, और एक MMC, अब ये MMC क्या होती है, द्विगुणित होती है कि अगुणित, बताओ रे, ये द्विगुणित है कि अगुणित। अरे जब सीधी सी बात है, कहाँ पर अर्धसूत्री पीछे हुआ ही नहीं है तो द्विगुणित होगी, है ना, तो 2n होगी। तो यहाँ द्विगुणित मात्र कोशिका यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित क्या बना रही है, अगुणित गुरु बीजाणु बना रही है। क्या बना रही है, गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। जैसे हमने नर में पढ़ा था ना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण बनाते हैं, मतलब लघु बीजाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रो स्पोरो या स्पोरेन, वो स्पोरोजिनेसिस, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस।
एसिड बनना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी वही प्रोसेस कर रही है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोले, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके फलस्वरूप कितनी सेल बनी है, 4 सेल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपको क्या मानव जनन याद है कि मानव जनन में एक ही अंड कोशिका बनती है ना, वहां तो अर्धसूत्री विभाजन होता ना। नर में 4 शुक्राणु बनते थे एक से, प्राथमिक शुक्र कोशिका से। यहां भी देखो वैसी सेम टू सेम है। मादा में क्या हो रहा है, 4 बनी है, पर इनमें से 3 क्या होती है, नष्ट हो जाती है, यानी डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, और एक ही सक्रिय रहती है। तो ये जो गुरु बीजाणु है ये तो सक्रिय है, या क्रियाशील बोल सकते हैं इसे, क्रियाशील बोल दो, एक्टिव बोल दो, जो भी आपके पास सामने, ठीक है। और ये जो 3 है ये तो एक क्रियाशील, और जो आपको ये 3 दिख रहे हैं ये 3 क्या है, ये 3 निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब अक्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं अक्रियाशील है, ठीक है। तो ये नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने को डीजनरेट बोलते हैं। तो गुणिता तो क्या होगी इनकी, अरे ये भी गुरु बीजाणु है, वैसे है तो गुरु बीजाणु ना। अब अधिकतर आप जानते हो किसी भी एक मेन जो चीज़ को बनाना होता है तो उसका सारा पोषण इसको दे दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो 3 तो नष्ट हो गई गुरु बीजाणु, ठीक है, 3 गुरु बीजाणु, इन्हें तो नष्टकारी बोलते हैं, और ये एक सक्रिय रहती है। तो 1 एमएमसी से एक ही गुरु बीजाणु बना है, 1 एमएमसी से एक ही गुरु बीजाणु बना है। अब ये जो गुरु बीजाणु बन गया ना, अब ये आगे चलकर गुरु बीजाणु करेगा 3 बार समसूत्री विभाजन। क्या करेगा, 3 बार समसूत्री विभाजन, और बनेगी उसमें 8 कोशिकाएं, 8 केंद्रक। मतलब ये जो केंद्रीय भाग कहाँ गया, इसका केंद्रीय भाग ये बना ना, 8 कोशिकाएं, 8 केंद्रक, पर इसमें 2 कोशिका यहाँ जुड़ जाती है। तो मतलब ये एक प्रकार जो संरचना बनी है इसको भ्रूण कोश बोलते हैं। तो ये गुरु बीजाणु बनाएगा भ्रूण कोश को, समझे आ रहा है। तो हर जगह हमने ये देखा है जटिल होती है। तो ये तो प्रोसेस थी यहाँ तक, ओनली गुरु बीजाणु बनने तक। अब ये 7 कोशिका, 8 केंद्र का अवस्था या मादा गुंफवती की संरचना क्या है पूरी, ठीक है, ये अब आएगा पूरा। तो ये तो बनने की प्रोसेस हुई है, समझ आई क्या। तो इसको मैं बनाऊँ इससे पहले आप इसको नोट कर लो, इसमें लिखने का कुछ नहीं है, सिंपल सा मैंने साफ लिख दिया है, ये इसको बना रहा है, ये इसको बना रहा है, ये इसको बना रहा है, ठीक है। अब पूछने का जो यहाँ से पूछेगा इससे जो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसको ऑफ कर दें। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ गुरु बीजाणु जनन की, वो लिख सकते हो आप। सुनो आप ध्यान से, हाँ निष्क्रिय, निष्क्रिय, देखो इधर ध्यान से। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा लिख लो, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसकी परिभाषा। गुरु बीजाणु जनन इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसकी परिभाषा क्या होगी, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, नोट कर लो फटाफट। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र सेल से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र सेल से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। अब ये नोट करो जल्दी, ये परिभाषा लिखो, लिखो। इधर वाले को मिटा दूं क्या, ये देखो इधर है ना, ये क्लास बहुत अच्छी है ना,
सुनो रे, उनमें लिखने का नहीं था, अब आगे जो लिखूंगा ना उनमें लिखने का होगा सारा, ठीक है। आप समझो यहां से देखो, इधर देखो, मिटा दो इनको। अब देखो क्या होगा, अब देखो ध्यान से, इधर देखो, समझो ध्यान से। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा, ध्यान से सुने, गुरु बीजाणु के जनन के द्वारा क्या हुआ था, 4 बन गई थी अगुणित गुरु बीजाणु, जिनमें से ये 3 हो जाते हैं नष्ट, डीजनरेट, और ये एक रहता है सक्रिय। बात नहीं करनी है, ठीक है। ये एक रहता है गुरु बीजाणु सक्रिय। अब ये गुरु बीजाणु जो सक्रिय है, ये करेगा क्या, 3 बार समसूत्री विभाजन। तो मैं अंदर की प्रोसेस बता रहा हूं, 3 बार समसूत्री। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन, देखो ध्यान से, इधर देखो, पहला अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 सेल बना लेगा, ठीक है। मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड करेगा और बना लेगा क्या, 4 सेल, और मियोसिस थर्ड, सॉरी गलत बोल दिया रे, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मियोसिस नहीं माइटोसिस है ना, अरे तुम बात मत करो रे, माइटोसिस लिखो, माइटोसिस डिवीजन फर्स्ट, माइटोसिस डिवीजन सेकंड, और माइटोसिस डिवीजन थर्ड, और ये बन जाएगी 8 सेल। देखो रे, इधर देखो, 1 मिनट, इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर 1 मिनट, क्या हुआ देख ध्यान से। यार तुम एक दूसरे से बात मत करो, है ना, शांत रहो, ठीक है। उस तरफ खड़े हो जाओ और इस तरफ देखो, ठीक है। अब देखो इधर, है ना, क्या हुआ, इधर देखो, अरे सुन ले, इधर देखो, यहां से मात्र कोशिकाएं 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे, 3 नष्ट हो गए, 1 सक्रिय है। ये 1 सक्रिय 3 बार करा है समसूत्री विभाजन। क्या करा है, समसूत्री। अब आपको ध्यान है कि समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, और गुरु बीजाणु की गुणिता क्या होगी रही है, बताओ रे, n होगी ना, तो इनसे बनने वालों की भी क्या रहेगी, n ही रहेगी ना। तो ये जो सेल बन रही है ये भी n ही है, सारी ये n ही है, सारी ये सभी, ये जितनी भी सेल है ये n है सारी, ठीक है, अगुणित अवस्था में। ध्यान से देखो इधर, मेरी बात सुन लो, तुम एक बात इधर करते हो, एक बात इधर करते हो, एक इधर करती है, एक उधर करती है। मैं भी इसको पूरा कर दूंगा ना, ये बताऊंगा नहीं फिर कुछ, ठीक है। चलो कौन करना, ऐसे कैसे बच्चे, हाँ ऐसे कैसे बच्चे हो, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, ठीक है। ध्यान से देखो, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ से n हो जाएगी, मतलब अगुणित अवस्था होगी। यहाँ से 1 सेल से 2 सेल बनी, सेकंड डिवीजन होते ही 4 हो जाएगी, थर्ड डिवीजन होते क्या हो जाएगी, 8 कोशिका बन जाएगी। तो आवर्ती इस्पातों का विशेष लक्षण मैंने बताया था, 7 कोशिकीय 8 केंद्रक अवस्था, पर यहाँ तो क्या 8 के कोशिकाएं है ना, 8 कोशिकाएं है ना, और 8 केंद्रक है, तो ये 7 कैसे हुई। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से देखो ध्यान से,
ये कोशिका, ये जो संरचना बनी है पूरी की पूरी, ये तो है भ्रूण कोश। अब क्या है, ये जो पूरी संरचना बनी है इसको तो हम बोलेंगे भ्रूण कोश, यानी एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। अब ध्यान से देखो इधर, 3 कोशिकाएं इधर सेट, 2 कोशिकाएं यहां पर, 3 कोशिकाएं इधर आ जाती है, एक इनके ऊपर, और कुछ तंतु यहां बन जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से इधर देखो, ये जो आपको डायग्राम ये दिख रहा ना, ये एक परिपक्व भ्रूणकोश का है। किसका, ये परिपक्व भ्रूणकोश का है। ध्यान से देखो इधर, 8 कोशिकाएं बनी हैं, 3 बार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप, किससे, एक गुरु बीजाणु से। बने तो 4 थे पर 3 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिन में से 3 कोशिकाएं ऊपर चली गई, 2 कोशिका आपस में क्या कॉन्जॉइंट हो गई, मतलब संयुक्त हो गई है, एक ही हो गई है, मतलब ये एक ही कोशिका, डबल नहीं है। 3 कोशिका यहाँ सेट हुई है जिसमें 2 नीचे हैं और एक ऊपर है। अब इनके क्या क्या नाम है, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो अभी एक अलग से पूरी समझाऊंगा अभी इनके बारे में। ठीक है, इन कोशिका को केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, इन्हें हम अंड कोशिका बोलते हैं, और इन दोनों को सहायक कोशिका बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर अंड उपकरण बोलते हैं। और इस सहायक कोशिका में होते हैं ये समुच्चय, जिनका अलग से काम होता है, मैं आपको बता दूंगा, तो इनके बारे में अलग से मैं लिखूंगा, इनके सबके बारे में लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायग्राम बनाओ। अब इनके बारे में मुझे लिखूंगा यहाँ पर, ये कोशिका क्या काम करती है, ये कोशिका क्या काम करती है, ये कोशिका क्या काम करती है। और आवर्त बीज पाद को 2 बार निषेचन होता है, 2 बार निषेचन। अरे ध्यान से आपने सुना होगा, आवर्त बीज जो पाद होते हैं 2 बार निषेचन होता है। तो 2 बार क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये केंद्रीय कोशिका से निषेचन होता है और एक अंड कोशिका से, तो हो गया 2 बार निषेचन। इससे होगा तो भ्रूण कोश बनेगा, इससे होता तो वो भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, और बीज ये क्या है, भ्रूण है, उससे नया पाद बनता है। ठीक है, समझा है ना। तो आप ये बताओ ध्यान से, 1 MMC से कितने अंड कोशिका बनी रही, 1 MMC से कितनी अंड कोशिका, पीछे से जाओ, ये कैसे बना था आपको याद है, अरे ये कैसे बना था, ये 1 MMC है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। 1 MMC से कितने कितनी अंड कोशिका बनी, एक ही तो बनी है ये। अब ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है, जैसे मान लो कि 200 MMC यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये कितने अंड कोशिकाएं यानी बनाएगी, है ना, कितने बनाएगी, 200 बनाएगी। जैसे उसमें होता था ना मादा जननतंत्र में, जो हम पुरुष उनकी बात करते हैं हम, ठीक है, हुमन की, मानव की बात करते हैं, उनमें भी ऐसा था, यहाँ भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम है दोनों में। तो ये था एक प्रकार से प्रोसेस। अब इन कोशिकाओं के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और ये डबल निषेचन की खोज किसने की थी, निषेचन की खोज किसने की थी, ये अलग से हम वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है। और आपको बता दें, जैसे निषेचन की खोज स्टार्सबर्ग ने की थी और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चेन ने की थी, ठीक है। तो इन्हें नोट करें, इसको ऑफ करें। आगे देखो, अब ये 3 कोशिकाएं क्या है, एक कोशिका क्या है, क्या नाम है, इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कैसे ये कोशिका कन्वर्ट होती है, ध्यान से देखो। ये एक भ्रूण कोश बन गया है पूरी संरचना, यानी एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश बना देता है, ठीक है। तो 7 कोशिका, 8 केंद्र का अवस्था, आवर्तबीज पादपों का विशेष लक्षण है, दोहरा निषेचन, ये 2 विशेषताएं थी, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये भ्रूण कोश है। अब इस भ्रूण कोश के अंदर हमने देखी थी कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं नहीं, 7 ही रह गई, ठीक है। अरे बीच में जुड़ गई थी ना। अब देखो ध्यान से इधर, देखो ध्यान से इधर देखो एक बार, ये संरचना है कहाँ पर, एक्चुअल में आपको दिखाऊं तो कहाँ पर है, ये अंडाशय में चल रही है सारी प्रोसेस बीजांड के अंदर। ये रियलिटी ये थी इसकी, ये यहाँ पर बीजांड द्वार था ना, हम पढ़े थे ना बीजांड द्वार, तो ये बीजांड द्वार है यहाँ पर।
अब बीच में मत बोलना, ध्यान से देखो, एक सुन लो, इसको समझ लो। खड़ा हो जा रे, खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। इसको देख ले एक बार, समझ ले इसको, फिर कर लेना बातें जितनी करनी है। ये बीजांड द्वार था, ठीक है, ये अंडाशय वाला भाग है सारा सारा। अब ये जितनी कोशिकाएं बनी, इनके क्या क्या नाम है, मतलब 7 कोशिकाएं, 8 केंद्र का अवस्था। ये आवर्तबीजी पादपों का विशेष लक्षण है, याद रखना है। और दोहरा निषेचन होना। क्यों होता है दोहरा निषेचन? देखो इसमें क्या होता है, 3 कोशिकाएं इस ओर। अब ये कौन सा हिस्सा था ये बताओ, क्या नाम लिखा था मैंने इसका? अरे ये तो लिख दिया मैंने, बीजांड द्वार का हिस्सा। बीजांड द्वार के विपरीत भाग कौन सा था लिखा था? केलेजा। केलेजा नहीं, चला जा, केलेजा जो भी बोलते उसे। तो ये इधर वाला हिस्सा कौन सा था? चला जा या केलेजा जो भी बोलते इसे, जिसे निभाग बोलते थे ना, निभाग। तो ये निभाग वाला हिस्सा है। यहाँ की कोशिकाएं तो थी सारी सारी वो बीजांड काय वाली, वही तो कन्वर्ट हुई है, ठीक है। ये 3 कोशिकाएं जो बनी है आपको, ये 3 कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। कौन सी सेल्स? एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स सेल्स, पोडल सेल्स। इन्हें बोलते हैं हम प्रतिव्यासात या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ध्यान समझना, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर क्या हुई है, व्यवस्थित हो गई है। उन कोशिका को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, प्रतिव्यासात कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। सेल्स लिखते हैं यहाँ पर। अब आपसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी गुणिता क्या होती है? तो बताओ इसकी गुणिता क्या है? क्योंकि गुरु बीजाणु से बनी है तो श्योर है कि ये सारी सारी क्या है, एन है, और जुड़ी आपस में है नहीं, तो इनकी गुणिता तो क्या होगी? एन, ठीक है। इनके पास क्या भरपूर मात्रा में पोषण होता है, और ये अपना पोषण क्या है, इन कोशिकाओं को, मतलब अंड कोशिकाओं को और इस केंद्रीय कोशिकाओं को क्या कर देती है, उपलब्ध करवा देती है। क्योंकि आपको ध्यान है कि बीज बनाना है, तो बीज बनेगा, इससे पहले निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो निषेचन के पहले जो कोशिकाएं, ये 2 कोशिकाएं हैं, इन्हें पोषण चाहिए, तो ये पोषण इनको प्रदान करती है। तो ये किधर है, इसके बारे में लिखूं तो मैं इनका वर्णन भी कर रहा हूं। 3 सेल्स केलेजा यानी निभाग की और व्यवस्थित, जिन्हें क्या नाम देते हैं? एंटीपोडल्स। क्या काम होता है? भरपूर पोषण होता है, भरपूर पोषण रखती है, जो केंद्रीय सेल्स, इसको बोलते हैं केंद्रीय सेल्स या ध्रुवीय केंद्रक। केंद्रीय सेल्स या भ्रूण लिख लो, केंद्रीय सेल्स या इसको अंड कोशिका को, अंड सेल को उपलब्ध करवाती है, ये इसका कार्य हो गया। याद रखना है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट गुणिता पूछता है, ये इसका काम होता है। अब केंद्रीय भाग में आए तो केंद्रीय भाग में आप देखोगे यहाँ पर 2 कोशिकाएं दिख रही है आपको, 2 से कोशिकाएं। अब ये 2 कोशिकाएं नहीं है, ये कोशिका आपस में संयुक्त हो गई है, तो कोशिका तो एक हो गई है, कोशिका तो एक हो गई है, पर केंद्रक तो 2 ही रहेंगे ना, 2 कोशिका हुए तो इसको बोलते हैं केंद्रीय सेल्स। कौन सी सेल्स? केंद्रीय सेल्स, या बोल सकते हैं हम इन्हें ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियस। केंद्रक है पोलर न्यूक्लियस। गुणिता क्या होगी बताओ? 2n हो गई ना, ये 2n हो गया। इसका काम क्या होता है? ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां से आपको याद है, यहाँ का हिस्सा अगर इसको मिटाऊं मैं ऊपर से, तो यहाँ पर अगर पूरा इसको आप कंप्लीट करो कि अंदर की प्रोसेस है अंडा से, ये अंडा से है ना पूरा। अगर आप इसे अंडा से मानते हो, ये अंडा से मतलब ये मान लो, आप इसे समझो, यहाँ से ये परागकण आ गया है ना, परागकण से पराग नलिका बनी थी ना, ये पराग नलिका, ये पराग नलिका यहाँ पर प्रवेश कर जाती है ऐसे अंदर, ऐसे प्रवेश करके यहाँ बीजांड द्वार से, और 2 नरयुग्मक आते थे, बताया था 2 नरयुग्मक, ठीक है, जिसमें से पहला तो इसके साथ निषेचित होता है, ठीक है, एक नहीं, पहला निषेचन सत्य निषेचन, दूसरा
ये नरयुग्मक मतलब यहाँ प्रवेश करने के बाद में दूसरा नरयुग्मक इस केंद्रीय कोशिका से निषेचित होकर एक त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसे बोलते हैं हम भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म, जो इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? एंडोस्पर्म, इंग्लिश में लिख के आया था एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष। तो ये क्या है? 2 सेल्स, इसके बारे में लिख रहा हूँ। 2 सेल्स संयुक्त हो जाती है, संयुक्त। 2 केंद्रक होंगे, फिर 2 केंद्रक रखती है। नाम क्या देंगे इन्हें? ये नाम दे देंगे, ठीक है। काम क्या करती है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है दूसरा नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक। ये केवल आवर्त बीज पादपों में होता है, ये तो आपको ध्यान है ना, आवर्त बीज पादपों में होता है ये। दूसरा नरयुग्मक से निषेचन, निषेचित लिख दो ना, निषेचित, ठीक है। वह त्रिगुणित, त्रिगुणित यानी 3n संरचना भ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का निर्माण। अब ये एंडोस्पर्म क्या काम करता है? एंडोस्पर्म का क्या कार्य करता है? इसके साथ एक युग्मक निश्चित होगा तो भ्रूण बनेगा यानी बीज बनेगा, उसको पोषण प्रदान कर देगा। तो क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान, भ्रूण को पोषण प्रदान। समझ आएगा? यही पूछता है एग्जाम में। इसकी क्या होती है? गुणिता होती है क्या? 2n होती है, पन्नी से फिर बाद में 3n हो जाएगी और क्या करेगी? भ्रूणपोष बनाएगी और ये भ्रूणपोष क्या करेगा? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। अब कई बीजों में ये बच जाता है, कईयों में नष्ट हो जाता है, उसके आधार भ्रूणपोष के प्रकार है वो अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब बच्ची 2 से ये 3 सेल, 3 सेल इधर व्यवस्थित हुई है, जिनमें 2 सेल तो कौन सी है? सहायक सेल। तो इसको पहली सेल मान लो, ये एक पहला पॉइंट मान लो इसको आप, दूसरा पॉइंट इसको मान लो, तीसरा पॉइंट इसको कर लो आप, ठीक है। ये 2 सेल इसको बोलते हैं हम सहायक सेल, सहायक सेल यानी सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स सहायक सेल। इनका काम क्या होता है? ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। इनका काम क्या होता है? ये क्या काम करती है? ध्यान सुनो। यहाँ से पराग नलिका यहाँ प्रवेश करेगी, तो ध्यान सुनना, पराग नलिका प्रवेश कहाँ से कर सकती है? तो डायरेक्ट मान लो कि पराग नलिका छत को तोड़ गया है, मतलब डायरेक्ट इस चलाजा से तोड़ गया है, ऐसे प्रवेश करे। मान लो कि एक तो मतलब ये उल्टा कर लो, मतलब धरती को एक तो तोड़ कर प्रवेश करे कोई चीज़, एक साइड में से दीवार को तोड़ कर प्रवेश करे, और एक सीधा सा गेट ही है, गेट के माध्यम से प्रवेश कर जाए, यानी बीजांड द्वार है ना यहाँ से। तो लगभग 85% में क्या होता है कि ये पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ये सारी कोशिका, यहाँ कुछ तंतु है जिन्हें बोलते हैं तंतुमयी समुच्चय, यानी ये क्वेश्चन में आया तंतुमय समुच्चय, जिन्हें बोलते हैं फिलिफॉर्म एपेरेटस। अब लिख दूंगा नाम। ये क्या करते हैं? कुछ रसायन छोड़ते हैं, ठीक है, रसायन छोड़ते हैं जो इस पराग नलिका को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फिर इन दोनों में से एक में प्रवेश, और गेट में 2 है ना, मतलब तो एक में प्रवेश कर जाएगी, फिर प्रवेश करके ये नरयुग्मक आगे आ जाएंगे, एक इससे निषेचित हो जाएगा, एक इससे। तो इससे तो बता ही दिया मैंने, ये बनेगा, और इससे आप अंडकोशिका बनेगी, वो भ्रूण बनेगा, जो भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? पराग नलिका को मार्ग प्रदान करना और उसको आकर्षित करना, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? 2 सेल्स किधर? बीजांड द्वार की ओर, 2 सेल्स बीजांड द्वार की ओर। वैसे 3 आती है, ये एक ऊपर और है इधर, है ना, 3 आती है टोटल। 2 सेल्स बीजांड द्वार की ओर, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं? ये देखो, ये आपको जो तंतु दिख रहे हैं ना, तंतु, इन तंतुओं को बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये इन तंतुओं को बोलते हैं तंतुमय समुच्चय, जिन्हें बोलते हैं फिलिफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। क्या करते हैं ये तंतुमय समुच्चय? क्या करते हैं? तंतुमय समुच्चय, इंग्लिश लिख लेना रे, ध्यान से देखो, इंग्लिश लिख लेना, लास्ट का बचा है, एक और बचा है, बस हो गए भाई कंप्लीट।
जो भी ये तंतु ऐसे लिखते हैं ना, तंतु में ही समझ। क्या करते हैं, आधारी भाग पर स्थित, आधारी भाग पर दिख रहा नहीं है, दिख रहा है ना, आधारी भाग पर स्थित पराग नलिका को आकर्षित, पराग नलिका को आकर्षित करते हैं तो कुछ रसायन छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं कीमोट्रोपिक। मैं इसका लिख देता हूँ, कीमोट्रोपिक रसायन। तो ये शब्द लिख लेना, कीमोट्रोफिक, कीमोट्रोपिक यानी रसायन अनुवर्ती, अनुवर्ती पदार्थ। ठीक है, समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ? अरे ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, इनकी इतनी लिखूंगा। आगे क्या समझ में, सहायक कोशिकाओं के आधारी भाग पर क्या होता है, ये तंतुमय समुच्चय होते हैं, ठीक, स्थित है ना, पराग नलिका को आकर्षित यानी कीमोट्रोपिक होते हैं, रसायन अनुवर्ती होते हैं। ठीक है, तो मारक प्रदान करते हैं, पर किन में, दोनों में से एक में आएगी। याद लिखने की जरूरत है कि या नहीं है, ये तो याद रहेगा ना। अरे यार कोई प्रवेश करेगा एक इंसान, तो क्या एक इधर जाएगा एक इधर थोड़ी जाएगा, एक तरफ जा सकेगा, दोनों में से एक में प्रवेश करेगी। तो ये पराग नलिका एक में प्रवेश करेगी, सिंपल से तरीका। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब ये एक लास्ट की और बची, ये सेल, ये इधर लिख लो आप, ये तो एक सेल हो गया। ए लिख लो रे, इसे बोलते हैं अंड सेल्स, अंड कोशिका, इसे बोलते हैं एग सेल। सहायक सेल के पास, सेल के पास पहले नरयुग्मक से निषेचित होकर भ्रूण मतलब युग्मनज यानी जाइगोट, जाइगोट बनाती है। ठीक है, जाइगोट। अब बताओ 2n होगा कि n? अरे n मिलकर 2n हो गया ना, बनाती है भ्रूण, बनाता है। ठीक है, अब बना लो, ये कंप्लीट हुआ एक, ठीक है, टॉपिक जिसमें अंड कोशिका आ गई, सहायक सेल आ गई। अंड कोशिका और सहायक सेल को हम बोलते हैं अंड उपकरण। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को बोलते हैं अंड उपकरण। तो ये कंप्लीट हो गया, आप लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, और आपको बता दें, इस चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कर दो ना यार, अरे कर दो। एक